तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रेस जीके जिस पे। जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 14 सितंबर और 14 सितंबर को आपका एसएससी एमटीएस का एग्जाम था, जो कि आपका सेकंड शिफ्ट का जो एग्जाम है आपका समाप्त हो गया है। तो आज आपका लास्ट डे है, बस एक दिन का एक शिफ्ट का और आपका जो एग्जाम है जो कि बच गया है। तो आज के सेकंड शिफ्ट में आपके जीके जीएस के पोर्शन से क्या क्या प्रश्न पूछे गए थे, उन सभी प्रश्नों को देखेंगे, साथ में उसके उत्तर को देखेंगे, साथ में उससे जुड़े इंपॉर्टेंट जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स होते हैं उनको भी देखेंगे। ठीक है, ये इसलिए क्योंकि आपका जो आगे आने वाला जो एग्जाम है, हालांकि आपका एसएससी एमटीएस का एग्जाम खत्म हुआ है, लेकिन आगे भी तो आपके बहुत सारे एग्जाम है जो कि आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, जो कि आपका सिलेबस भी सेम है, क्वेश्चन भी सेम ही आता है। तो इस कारण हम लोग उससे जुड़े एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी देखेंगे। ठीक है, हमारा मकसद ये नहीं होता है कि आपको सिर्फ क्वेश्चन और आंसर बता दें और आप बस वहीं पर संतुष्ट हो जाइए। ठीक है, मेरा मतलब ये होता है कि जब आप एनालिसिस देख रहे हैं तो आपको कुछ ज्ञान मिले और उससे वो जो ज्ञान है आपके आगामी एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था आपसे कि कीर्ति सेनन किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो कीर्ति सेनन की बात करेंगे तो ये आपकी एक क्या है, बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं। आप लोग जानते होंगे, अगर हीरोपंती फिल्म आप लोग देखे होंगे तो इनको बहुत ही बेखूबी से जानते होंगे। ठीक है, वही कीर्ति सेनन जी के बारे में पूछा गया था। तो उनका जो संबंध था वो आपका एक कथक शास्त्रीय नृत्य से था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा कथक। ठीक है, इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ से जाकर जरूर से जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, बाकी और भी इंपॉर्टेंट जो पीडीएफ है आपको वहीं पर प्रोवाइड कराए जाते हैं। ठीक है, तो कीर्ति एक प्रशिक्षित कथक नर्तकी भी हैं जो 8 साल की उम्र से ये नृत्य सीख रही थी। उनके क्लासिकल रूप की झलक आप पानीपत के मर्द मराठा गाने में देख सकती हैं। कीर्ति एक खूबसूरत डांसर के रूप में भी जानी जाती हैं। ठीक है, तो जिन लोगों को देखना है, पानीपत एक मूवी है वो उसमें आप लोग जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा और भी कुछ बॉलीवुड एक्ट्रेस हुई जो कि आपके शास्त्रीय नृत्य से ही संबंधित है, नौ शास्त्रीय नृत्य सीखी हुई हैं। एक आपका है प्रियंका चोपड़ा जोनास, जो कि आपको वो भी आपके कथक शास्त्रीय नृत्य सीखी हुई हैं। रानी मुखर्जी आपके ओडिसी नृत्य सीखी हुई हैं। तापसी पन्नू आपके भरतनाट्यम नृत्य से संबंधित हैं। ऋचा चड्डा जो कि आपके कथक नृत्य से संबंधित है। इसके अलावा राधिका आप्टे की बात करेंगे तो ये फ्रेंड्स आपका ये भी आपका कथक शास्त्रीय नृत्य से ही संबंधित है। ठीक है, तो ये सभी आपके हीरोइन को याद रखिएगा। कीर्ति सेन पूछा गया है आपके आगामी एग्जाम में, हो सके तो रानी मुखर्जी, प्रियंका चोपड़ा, तापसी पन्नू, हेमा मालिनी जी। हेमा मालिनी आपके भरतनाट्यम से भी, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा एक आपका कौन है, श्रीदेवी जी है, उनका हम रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, उनको आप लोग बता दीजिएगा श्रीदेवी का संबंध है कौन शास्त्रीय नृत्य से। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन अभी तक नहीं आए, लेकिन हाँ आगे आएंगे। ठीक है, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। इससे पहले आपको बता दें कि एसएससी एमटीएस का एग्जाम तो अब आपका समाप्त होने वाला है। तो एसएससी एमटीएस का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो मात्र विश्व में मिल जाएगा आपको। आंसर की के बाद भी अपडेट उसको पीडीएफ को किया जाएगा। ठीक है, लेकिन आप आगे किसी भी एग्जाम की तैयारी करें जो कि आपके एसएससी का ही हो, एसएससी सीजीएल का हो, एमटीएस का हो, सीएचएसएल का हो, तो उन सभी का पीडीएफ जो कि अभी तक 2023 में जितने भी एग्जाम कंडक्ट हुए हैं उसका लेना चाहते हैं तो मात्र स्पेशल ऑफर के साथ मात्र 69 रुपये में आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। सभी प्रश्नों के साथ आपको इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स मिलेंगे जो कि आपके एग्जाम में आए हुए रहेंगे, नहीं तो एग्जाम में आने वाले होंगे। ठीक है, इसके अलावा सभी एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, जीके जीएस करंट अफेयर्स के प्रश्न आपके रहेंगे। इसको पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए 2 व्हाट्सएप नंबर आपको सामने दिख रहा होगा, दोनों में से किसी एक पर संपर्क कर लीजिएगा, नहीं तो लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, उसको वहाँ से भी आप क्लिक करके रिडायरेक्ट है जो कि हो सकते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न आपसे पूछा गया कि मलिका एक गज़ल, ठीक है, मलिका एक गज़ल है जो कि किसे कहा जाता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो फ्रेंड्स आपका बेगम अख्तर। ठीक है, बेगम अख्तर इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उन्हें मलिका एक गज़ल के किताब से नवाजा गया है। उन्हें कला के क्षेत्र में भारत सरकार आपका 1968 में पद्मश्री से पद्मश्री दिया गया था। साथ में 1975 में इनको मरणोपरांत आपको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि 2022-23 विजय हजारे ट्रॉफी का जो फाइनल है आपका कहाँ पर हुआ था, तो 2022-23 का जो विजय हजारे ट्रॉफी का जो फाइनल है वो फ्रेंड्स आपका अहमदाबाद में हुआ था। अहमदाबाद में एक स्टेडियम है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है। ठीक है, तो वहीं पर दोस्तों आपका ये फाइनल जो कि हुआ था किसके बीच हुआ था, अगर आपसे पूछ दिया जाए आगामी एग्जामों में तो सौराष्ट्र और महाराष्ट्र आपको क्लिक करना है। इसके बाद विजेता की बात करेंगे तो विजेता दोस्तों आपका सौराष्ट्र था। सौराष्ट्र का ये आपका दूसरा खिताब था जिसे महाराष्ट्र को 5 विकेट से हराया था। ये जो प्रतियोगिता है आपका 12 नवंबर से 2 दिसंबर के बीच जो कि खेला गया था। इसी प्रतियोगिता में आपका कल ही एक प्रश्न पूछा गया था। इसी प्रतियोगिता में जो एक बल्लेबाज हैं जो कि आपकी सीएसके के हैं, ठीक है, अब तो टीम इंडिया में भी उनका चयन हो गया है, ऋतुराज गायकवाड़ के बारे में आप लोग जानते होंगे। इसी प्रतियोगिता में विजय हजारे ट्रॉफी 2022-23 में आपका 28 नवंबर को उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश के खिलाफ ये आपकी बल्लेबाजी कर रहे थे। उसमें जो आपका 49वां ओवर था, जब 49वां ओवर आप फेंक रहे थे, उत्तर प्रदेश के एक बल्लेबाज है शिवा सिंह, गेंदबाज है शिवा सिंह, ठीक है। उनके विरुद्ध उन्होंने 43 रन बनाए थे, 43 रन बनाए थे, ठीक है। एक ओवर में 7 छक्के लगाने वाले ये पहले विश्व के बल्लेबाज भी बन गए थे, ठीक है। तो क्रिकेट के सभी प्रारूप में एक ओवर में 7 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज हैं। साथ में जिससे लिस्ट में एक ओवर में सबसे ज़्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड की इन्होंने बराबरी की है, ठीक है। तो इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि रासायनिक नामकरण के विकास के लिए कौन जिम्मेदार है, यानी कि आपका हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ केमिकल नॉमेनक्लेचर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका एंटोनी लावोजियर, ठीक है। एंटोनी लावोजियर इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एंटोनी लावोजियर रासायनिक नामकरण के विकास के लिए जिम्मेदार है। उन्होंने नामकरण वर्गीकरण की प्रणाली का आविष्कार किया है, जो आज भी उपयोग में लाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि एक दिन में अभिलिखित सबसे अधिक गाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड एक भारतीय पार्श्व गायक के पास से एक दिन में कितने गाने अभिलिखित किए गए थे, ठीक है। वो आपसे नहीं पूछा गया था किसने एक दिन में 28 जो आपके गाने हैं जो कि गाए थे। उसका राइट आंसर आपका कुमार शानू था, जिन्होंने एक दिन में 28 गाने अभिलेख करने का विश्व कीर्तिमान धारक है। कुमार शानू ने वर्ष 1993 में ये कीर्तिमान अपने नाम बनाया था। उन्होंने एक दिन में 28 गाने अभिलेख किए गए थे। साथ में 2022 में इन्हें पद्मश्री का अवार्ड भी दिया गया था। साल 1993 का वो दिन था जब उन्हें किसी काम से यूएसए के लिए जाना था। तब उन्होंने जितने भी गाने साइन किए थे सभी गाने एक दिन में गाए थे। 1993 में कुमार शानू ने एक दिन में 28 गाने गाए थे, जिसके लिए उनके नाम एक दिन में सबसे ज़्यादा 28 गाने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कोणार्क नृत्य महोत्सव कब से कब तक मनाया जाता है। तो आपको ऑप्शन में 1 से 5 दिसंबर दिया गया था, जो कि आपका राइट आंसर था। कोणार्क नृत्य महोत्सव आपका हर एक साल 1 से 5 दिसंबर के बीच है, जो कि मनाया जाता है। 5 दिवसीय त्यौहार है। इसका जो स्थापना है 1986 में कोणार्क नाट्य मंडप में इसके संस्थापक निदेशक पद्मश्री गुरु गंगाधर प्रधान के द्वारा किया गया था। कल ही पूछा गया है कि गुरु गंगाधर प्रधान है जो कि किस नृत्य से जुड़े हुए हैं, तो आपका ओडिसी राइट आंसर था। एक तरह से इसे उड़ीसा के समकालीन त्योहारों का अग्रदूत भी कहा जा सकता है। ये जो त्यौहार है आपका कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है, जो कि बहुत ही फेमस है, आपके एग्जाम में भी बहुत बना चुका है, वहीं पर यह मनाया जाता है। इसके अलावा उड़ीसा टूरिज्म के द्वारा 1989 में इसे शुरू किया गया था, जो कि हर वर्ष अब मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि ट्रेन टू पाकिस्तान जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है, ठीक है। ट्रेन टू पाकिस्तान जो पुस्तक है उसके जो लेखक हैं फ्रेंड्स आपकी खुशवंत सिंह है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका खुशवंत सिंह हो जाएगा। इन्हें राज्यसभा के सदस्य के रूप में भी काम किया था। 1980 से 1986 के बीच उन्होंने राज्यसभा में सांसद के रूप में कार्य किया है। 2007 में इन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। उनकी अन्य नई पुस्तक की बात करेंगे, अन्य महत्वपूर्ण पुस्तक की बात करेंगे द वॉइस ऑफ गॉड एंड अदर स्टोरीज, जो कि एक लघु कहानी है, 1957 में आपका प्रकाशित हुआ था। शैल नॉट हियर द नाइटेंगल 1959 में, द सिक्स टुडे आपका 1959 में, द एंड ऑफ इंडिया 2003 में, इसके अलावा वरियल ऑट द सी 2004 में, और पैराडाइज एंड अदर स्टोरीज 2004 में, ठीक है। इन सभी पुस्तकों को भी याद रख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, इसके अलावा गॉड्स एवं गॉड मैन ऑफ इंडिया 2020 भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि 1919 में, ठीक है, 1919 में आपसे पूछा गया कि कौन सा घटना है जो कि घटित हुआ था या कौन सा अधिनियम आया था इस प्रकार करके। तो इसका राइट आंसर आपका रॉलेट एक्ट था, ठीक है। रॉलेट एक्ट जो कि 19 मार्च 1919 को भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के उद्देश्य से निर्मित कानून लाया था। ये कानून सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता वाली सेडिशन कमेटी की सिफारिश के आधार पर बनाया गया था, ठीक है। तो रॉलेट एक्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा 1919 में आपका एक भारत शासन अधिनियम भी आया था, जिसे कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसके अलावा इससे पहले देखें तो 1909 में आपका मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी आया था, ठीक है। तो ये भी आपको इससे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के बारे में जानते हैं। लॉर्ड मिंटो जो कि आपका भारत के वायसराय था, लॉर्ड मार्ले जो कि आपका भारत के राष्ट्र सचिव थे, ठीक है। नेक्स्ट आपका है कि दयानंद सरस्वती ने युवाओं के लिए कौन से समाज की स्थापना की थी। तो दयानंद सरस्वती ने आपका आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 में बम्बई में, जो कि अब मुंबई हो गया है। तो आपका राइट आंसर आपका आर्य समाज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि यॉर्कर कौन से खेल से संबंधित है।
तो यॉर्कर की बात करते हैं तो ये फ्रेंड्स आपका क्रिकेट खेल से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स आपका क्रिकेट हो जाएगा। ठीक है, क्रिकेट इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। यॉर्कर, यॉर्कर शब्द का उपयोग क्रिकेट में किया जाता है। यॉर्कर एक ऐसी गेंद होती है जो क्रिकेट के पैर से ठीक पहले क्रिकेट पिच पर फेंकी जाती है। ठीक है, यह एक ऐसी गेंद होती है जिसे इस तरह फेंका जाता है कि यह उस जगह से टकरा सकती है जहाँ गेंद रुक जाती है, और यदि बल्लेबाज पर जाती है तो स्टंप से टकरा सकती है। ठीक है, तो आप लोग को बताना है कि भारत में यॉर्कर किंग के नाम से किसे जानते हैं। कमेंट में आप लोग जरूर उनका नाम है जो कि मेंशन कीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा खेल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण आपके शब्द को देखें जो कि आपके इंपॉर्टेंट है, जैसे कि फुटबॉल से तो कॉर्नर किक, प्रत्यक्ष मुक्त किक, अप्रत्यक्ष मुक्त किक, ड्रिबलिंग, गोल किक, पेनल्टी, हैट ट्रिक, ऑफ साइड ट्रिपिंग, ये सभी आपके फुटबॉल से है। वॉलीबॉल से अवरोधन, डबलिंग, उछालना, पकड़ना, लव सर्विस, वॉली, ये सब आपका वॉलीबॉल से है। उसी प्रकार बास्केटबॉल से भी है, हॉकी से भी है। क्रिकेट से बात करें तो पावर प्ले, बाउंड्री, बॉलिंग, विकेट, एलबीडब्ल्यू, लेग बाय, मेडन ओवर, नो बॉल, ऑफ ब्रेक, आउट, ओवर पिच, रन आउट, सिक्स, स्ट्रेट ड्राइव, स्टंप, यॉर्कर, ये सभी आपके क्रिकेट से संबंधित कुछ प्रमुख शब्द है। सभी खेलों के नाम उससे संबंधित जो शब्द है पीडीएफ में शामिल कर दिए गए हैं, आप लोग आराम से पढ़ लीजिएगा, कोई चिंता की बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कि विटामिन बी का जो कमी, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन बी की कमी से फ्रेंड्स आपका बेरी नामक रोग होता है। तो राइट आंसर आपका विटामिन बी से बेरी नामक रोग हो जाएगा। इसके अलावा राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा के अनुसार विटामिन बी के कितने प्रकार हैं, तो 8 प्रकार है। तो हम अभी उन 8 प्रकार से होने वाले प्रमुख रोगों और उनके रासायनिक नामों को देखेंगे। ठीक है, क्योंकि आपका विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी से संबंधित तो आप लोग जानते होंगे। विटामिन ए से जीरोथेल्मिया होता है, रतौंधी होता है। इसके अलावा विटामिन बी से बेरी, विटामिन सी से स्कर्वी, विटामिन डी से आपका रिकेटस होता है बच्चों में, ऑस्टियोपोरोसिस होता है युवकों में, विटामिन के से रक्त का थक्का बन जाना, ये सब आप लोग जानते हैं। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग बात करेंगे विटामिन बी के 8 प्रकार से होने वाले प्रमुख रोगों को। तो विटामिन बी1 से आपका थायमिन की कमी से आपका मनोभ्रंश, बेरी रोग, अल्जाइमर रोग आदि होता है। ठीक है, इसे हम लोग थायमिन कहते हैं। आपका रासायनिक नाम है विटामिन बी12 का आपका राइबोफ्लोविन है, जिसकी कमी से आपका एनीमिया होता है, तंत्रिका संबंधी बीमारी होती है। विटामिन बी3 की कमी से आपका गठिया होता है, जोड़ों में दर्द की समस्या होती है, जिसका रासायनिक नाम नियासिन है। विटामिन बी5 की कमी से आपका थकान होता है, बेचैनी जैसे रहना समस्या होती है। इसके अलावा विटामिन बी6 की कमी से पाचन तंत्र में समस्या है, जिससे आपका बीमारी होता है। विटामिन बी7 की कमी से आपका मरीज नींद न आने की समस्या से पीड़ित होता है। विटामिन बी9 की कमी से, फॉलिक एसिड की कमी से बालों को झड़ने की समस्या होता है। आप लोग में से भी बहुत सारे छात्र छात्राओं का बाल है जो कि झड़ता होगा, तो आपका कौन से कमी के कारण होता है, विटामिन बी9 की कमी के कारण होता है। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा कि आप लोग का किन किन लोगों का बाल है जो कि झड़ता है। विटामिन बी12 की कमी से बारे में बात करेंगे तो चमड़े का पीला पड़ जाना समस्या आपका विटामिन बी12 की कमी के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया कि भारत में नागरिकों के लिए मतदान की न्यूनतम आयु क्या है। ठीक है, तो न्यूनतम आयु की बात करेंगे तो न्यूनतम आयु आपका जो अभी है वर्तमान में है वो आपका 18 वर्ष है। ठीक है, जो भी लोग आपके 18 वर्ष या 18 वर्ष से ऊपर हैं वो आप मतदान दे सकते हैं। ठीक है, आपका चुनाव का सीजन भी आ रहा है 2024 का लोकसभा चुनाव, वहाँ पर आप लोग मतदान आराम से दे सकते हैं जब आपका उम्र 18 हो या 18 से ऊपर हो। ठीक है, लेकिन पहले ये जो उम्र का जो न्यूनतम सीमा था वो आपका 21 वर्ष था। ठीक है, 21 वर्ष से घटाकर आपका 18 वर्ष कब किया गया है उसको भी आप लोग जान लीजिए। यह आपका 61वां संविधान संशोधन आया था 1988 में। ठीक है, उसी के तहत 1989 के 21वें अधिनियम का अध्ययन करते हुए लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1950 को संशोधित करके मतदाता पंजीकरण की न्यूनतम आयु को 18 वर्ष से जो कि कर दिया गया था। ठीक है, इसे 28 मार्च 1989 को लागू किया गया था। ये अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 में प्रदान किया गया है। आखिरकार अनुच्छेद 326 है जो कि कहता क्या है, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 26 है एक सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को निर्वाचित सरकार के सभी स्तरों के चुनाव के आधार के रूप में परिभाषित करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि एमपीआई 2021 के अनुसार भारत का रैंक क्या है। बात करते हैं हम लोग एमपीआई का, जिसका फुल फॉर्म होता है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। ठीक है, ये जो इंडेक्स है आपका दो, एक आपका आता है ग्लोबली, एक आपका होता है राष्ट्रीय। ठीक है, एक आपका भारत जारी करता है जिससे हम लोग राष्ट्रीय आपका मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कहते हैं, एक है आपका ग्लोबली। ठीक है, जिसे वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक कहते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे वैश्विक गरीबी सूचकांक पूछा गया होगा 2021 के अनुसार जो कि 2022 में आपका जारी किया गया था, उसमें 109 देशों में भारत का जो स्थान था वो आपका 66वां था। ठीक है, ये आपका वैश्विक की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसको जारी कौन करता है आखिरकार वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक को, तो इसे जारी करता है फ्रेंड्स आपका एक यूएनडीपी के अलावा एक और आपका है जैसे कि आपका OPHI यानी कि ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड मॉर्मोडियाइज इंसेटिवा। ठीक है, ये आपका ग्लोबली कम्युनिटी गरीबी आपका ये जारी करता है। और जो आपका राष्ट्रीय वाला है राष्ट्रीय बहु गरीबी सूचकांक, ये आपका
कौन जारी करता है? तो नीति आयोग जारी करता है, ठीक है। ये जो गरीबी बहुआयामी गरीबी सूचकांक नीति आयोग जो जारी करता है 2021 के अनुसार सबसे गरीब राज्य आपका बिहार था, और सबसे गरीब कहाँ है? तो आपका केरल था, ठीक है। सबसे गरीब कहाँ है, इसमें डिफरेंस है। सबसे गरीब राज्य कौन है, इसमें डिफरेंस है। इसको थोड़ा सा आप लोग माइंड पे जोर देके ध्यान देने का कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट है कि अमन शेरावत डैश वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बने। भारतीय बल्लेबाज नहीं, भारतीय बने हैं। तो इसका राइट आंसर आपका अंडर 23 हो जाएगा। अंडर 23 वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 हुआ था, जिसमें अमन शेरावत ने स्पेन में अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय रेसलर बन गए थे। मात्र आपके 16 वर्ष के हैं। 16 वर्ष के शेरावत ने फाइनल में जूनियर यूरोपीय रजत पदक विजेता तुर्की के अहमद उमान को 12-4 से हराकर गोल्ड जीता था। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप आपका प्रोटोवेंट्रा स्पेन में आयोजित किया गया था, इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा भारत अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में आपका कुल 6 पदक जीता था। 1 गोल्ड जो कि अमन शेरावत के द्वारा, 1 सिल्वर और 4 कांस्य पदक। वो पदक कौन कौन से थे? एक आपका अमन शेरावत जो कि स्वर्ण पदक जीते थे, अंकुश जो कि आपका रजत, मानसी हलावत आपका कांस्य पदक, नितेश आपका कांस्य, विकास आपका कांस्य, और शरण भानवाला ये भी आपका कांस्य पदक है जो कि जीता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है कि सबसे दक्षिण हिमालय को क्या कहा जाता है? तो सबसे दक्षिण जो हिमालय है उसे हम लोग कहते हैं शिवालिक, ठीक है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स आपका शिवालिक हो जाएगा। शिवालिक सबसे दक्षिणतम हिमालय है, इसे भाई हिमालय के नाम से भी जानते हैं। महान मैदान और लघु हिमालय के बीच की स्थित है, और इसकी औसत ऊंचाई 1500 से 2000 मीटर है। शिवालिक की चौड़ाई की बात करेंगे तो 10 से 50 आपका किलोमीटर है। इसके अलावा ये पोटवार पठार से ब्रह्मपुत्र घाटी तक 2400 किलोमीटर की दूरी तक फैला हुआ है। हिमालय में 3 समांतर श्रेणियां शामिल है, हिमाचल, हिमाद्री और शिवालिक। हिमाद्री हिमालय का सबसे उत्तरी भाग है और शिवालिक सबसे दक्षिण भाग है, और नई संरचना भी है। नेक्स्ट आपका पूछा गया कि बृहदेश्वर मंदिर का जो निर्माण है किसने कराया था? तो बृहदेश्वर मंदिर का जो निर्माण है आपका चोल शासक प्रथम राजा राज चोल ने करवाया था। ये स्थित आपका तंजावुर में है। तंजावुर आपका पड़ता है तमिलनाडु में। इसके अलावा बृहदेश्वर मंदिर के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य को देखें तो आपकी पहली बात बता दिए कि तंजावुर तमिलनाडु में पड़ता है। ये जो मंदिर है आपका भगवान शिव को समर्पित है। दक्षिण भाग में सबसे बड़ा मंदिर है, द्रविड़ वास्तुकला शैली में है। निर्मित किया गया था राजा राजचोल प्रथम के द्वारा 1003 से 1010 ईस्वी के बीच में। ये यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल है। इसे दक्षिणा मेरू भी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है दक्षिण का मेरू। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया, पाकिस्तान स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? तो पाकिस्तान स्वतंत्रता जो दिवस है वो फ्रेंड्स आपका मनाता है 14 अगस्त को। हम लोग कब मनाते हैं ये बताने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। हम लोग मनाते हैं कब, तो ये बताने की आवश्यकता नहीं है, वो आप लोग ही बताइएगा। हम लोग मनाते हैं उससे एक दिन पहले। पाकिस्तान है जो कि स्वतंत्रता दिवस है जो कि मनाता है। आखिरकार क्यों मनाता है इसको भी आप लोग जान लीजिए, तो ये आपके नॉलेज के लिए ही सही होगा, ठीक है। देखिए, पाकिस्तान जो स्वतंत्रता दिवस है हम लोग को जो आज़ादी मिला था रात को 12 बजे मिला था, लेकिन जो पाकिस्तान का जो जीएमटी टाइम है, ठीक है, जीएमटी टाइम की बात करेंगे, स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है, वो आपका पाकिस्तान का भारत से आधा घंटा जो है कि पीछे है, ठीक है। तो ये पाकिस्तान का मानना है कि जब हम लोग आज़ाद हो रहे थे आपका रात के 12 बजे 14 अगस्त की, तो वो इस समय आपका भारत में 12 बज रहा था, लेकिन आपको वही पाकिस्तान में 11:30 बज रहा था, ठीक है। तो ये एक रीज़न तो आपका ये है, भौगोलिक कारण है जो कि आपके बताए जाते हैं कि पाकिस्तान अगर 14 अगस्त को ही स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाता है। लेकिन इसके पहले आपका एक और एक आपका इतिहासकार जो कि कारण देता है, जो कि आपका जो आपके पाकिस्तान के जो पहले प्रधानमंत्री थे मोहम्मद अली जिन्ना, उनका जो मृत्यु है 2 वर्ष के बाद आपका 15 अगस्त को हुआ था, ठीक है। उस कारण जो पाकिस्तान है आपका 15 अगस्त को है जो कि स्वतंत्रता दिवस है जो कि आपका नहीं मनाता है, ठीक है। ऐसे भी और भी बहुत सारे कारण है कि 14 अगस्त को पाकिस्तान में कुछ पर्व मनाया जाता है, ठीक है। तो कोई भी कारण हो आपको याद रखना है कि आपका भौगोलिक कारण है, जो कि पाकिस्तान का स्टैंडर्ड टाइम हमारे देश से आपका 30 मिनट पीछे है, ठीक है। इसको बस याद रखना है। इसके अलावा भारत के अन्य पड़ोसी देशों के बारे में देखिए जो कि आपका स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है। तो भारत के पड़ोसी देश में जो आपका भूटान है वो आपका जो स्वतंत्रता दिवस है आपका 17 दिसंबर को मनाता है। 17 दिसंबर 1907 को ये आपका आज़ाद हुआ था। इंडोनेशिया आपका 17 अगस्त को मनाता है, 1945 में आज़ाद हुआ था। पाकिस्तान 14 अगस्त को 1947 में आज़ाद हुआ। म्यांमार 4 जनवरी 1948 को आज़ाद हुआ। श्रीलंका 4 फरवरी 1948 में आज़ाद हुआ। देखिए, इसको याद रखने का सबसे बेहतर ट्रिक हमको जो लग रहा है, अभी हम देख रहे हैं यहाँ पर भूटान आपका 17 यानी कि भूटान 17 दिसंबर, और आपका इंडोनेशिया 17 अगस्त, यानी कि 17 अगस्त को आप इसे भी याद रख सकते हैं कि भारत 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाता है, उसके 2 दिन बाद ही आपका इंडोनेशिया है जो कि आपका स्वतंत्रता दिवस मनाता है। इसके अलावा म्यांमार की बात करेंगे तो म्यांमार 4 जनवरी, इसके अलावा श्रीलंका की बात करेंगे तो 4 फरवरी, ठीक है। चीन की बात करेंगे तो 1 अक्टूबर को, बांग्लादेश आपका 26 मार्च को, और मलेशिया आपका 31 अगस्त को, ठीक है,
स्वतंत्रता दिवस मनाता है। इसके अलावा बात करेंगे सर, आप तो नेपाल के बारे में बता ही नहीं, तो नेपाल के बारे में आपको बता दें कि नेपाल है मात्र दुनिया का इकलौता ऐसा मुल्क है जो देश है जो कि कभी आपका आज़ादी नहीं हुआ है। ठीक है, तो उसको याद रखिएगा, आपसे ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपका है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक परिवार एक पहचान के लिए कौन सा पोर्टल है जो कि लॉन्च किया था। तो ये जो पोर्टल लॉन्च किया था आपका यूपी फैमिली आईडी, इसका राइट आंसर था। ठीक है, एक परिवार एक पहचान योजना के तहत राज्य के हर परिवार आईडी मुहैया कराई जाएगी। इस आईडी के तहत राज्य की परिवार इकाइयों का एक लाइव व्यापक डेटाबेस स्थापित होगा। इस डेटाबेस के जरिए एक परिवार की जानकारी सरकार इकट्ठा करके परिवार के कम से कम एक सदस्य को रोजगार का अवसर मुहैया कराएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैंक खाता जो पासबुक है उसको अपडेट कराने का क्या तात्पर्य है। ठीक है, तो बैंक पासबुक ग्राहक के खाते की प्रति होती है। बैंक के दृष्टिकोण से बैंक के साथ जमा, निकासी, ब्याज भुगतान, रसीद आदि से ग्राहकों को सभी लेन देन को दिखाता है। जब कोई ग्राहक अपने बैंक खाते में पैसा जमा करता है या चेक जमा करता है तो या पैसा निकालता है तो वो अब तुरंत अपनी कैश बुक के बैंक कॉलम में लेन देन का रिकॉर्ड रखता है। ठीक है, इसका ऑप्शन में क्या दिया गया था आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। नेक्स्ट आपका पूछा गया कि अर्जुन सिंह धुर्वे को किस राज्य के नृत्य के लिए 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो ये आपका मध्य प्रदेश का एक नृत्य बैगा, ठीक है, बैगा नृत्य जो कि मध्य प्रदेश के बैगा जनजाति के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, उसी में योगदान के लिए इनको कला के क्षेत्र में 2022 में पद्मश्री का अवार्ड जो कि दिया गया था। तो राइट आंसर आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट जो आपका जो प्रश्न है वो पूछा गया था फ्रेंड्स कि रिंग्स ऑफ फायर। ठीक है, रिंग्स ऑफ फायर है जो कि किस लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो रिंग्स ऑफ फायर दोस्तों आपका ज्वालामुखी और भूकंप के लिए दोस्तों आपका प्रसिद्ध है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन में दिया गया था, जो कि रिंग्स ऑफ जो फायर है आपका प्रशांत महासागर के विषय में स्थित है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि मध्यवर्ती आय को नेशनल इनकम में शामिल क्यों नहीं किया जाता है। ठीक है, तो मध्यवर्ती को नेशनल आय में इसलिए शामिल नहीं किया जाता है क्योंकि इनकम है जो कि आपका 2 बार कैलकुलेट हो जाएगा और इसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। राष्ट्रीय आय में शामिल करेंगे तो मूल्य में वृद्धि हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया था तंजौर जो बंधु है आपका किस नृत्य से संबंधित है। तो तंजौर बंधु की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका भरतनाट्यम आपका शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तंजौर बंधु में आपका 4 भाई आते हैं जैसे चिन्नई, पुन्नई, शिवानंदम और वडीवेलु। ठीक है, ये आपके 4 भाई हैं जो कि भरतनाट्यम और कर्नाटक संगीत के प्रति अपना बहुत बड़ा योगदान है जो कि दिया है। ठीक है, तो बताइएगा भरतनाट्यम नृत्य आया था या संगीत आया था। मेरे ख्याल से नृत्य आया था जो कि स्टूडेंट के द्वारा बताया गया है। ठीक है, तो लगभग फ्रेंड्स आपके सारे जो क्वेश्चन है मैंने तो आपके साथ डिस्कस कर ही लिया है। बाकी जो भी ये क्वेश्चन छूट गए होंगे 1-2 क्वेश्चन आप लोग उसको डिस्कस कर लीजिएगा कॉमेंट में। बाकी जो वीडियो है आपको कैसा लगा। हाँ, एक क्वेश्चन आपको और मिला है कि नीति निर्देशक सिद्धांत का कौन सा स्टेटमेंट चूज करने वाला था डीपीएसपी के बारे में, लेकिन जो स्टेटमेंट है हमको मिल ही नहीं पाया है। ठीक है, तो आप लोग जरूर बताइएगा डीपीएसपी से संबंधित कौन सा स्टेटमेंट है जो कि दिया गया था। ठीक है, जो लोग भी बताइएगा बहुत अच्छा लगेगा कि आप लोग हैं थोड़ा सा रुचि ले रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं। बाकी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपको डेली एनालिसिस जो कि आपका 1 तारीख से एग्जाम शुरू हुआ था 1 से 14 आज आपका है लास्ट दिन है, तो सभी शिफ्टों का आपका एनालिसिस है जो कि दिया गया है हर एक दिन। ठीक है, तो चैनल के प्रति जो विश्वास है आपका और भी बनाए रखिएगा इसी तरह। बाकी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा, आपको और भी जानकारी वहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।